हेलो गाइस। तो आज 22 फरवरी 2026 है और जयपुर ज़िले से महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट से आपके लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी के लिए, संविदा की वैकेंसी के लिए या फिर यूँ कहे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की वैकेंसी के लिए निविदा आपके लिए जारी हुई है। तो इसकी सूचना आपके लिए है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि यदि नर्सिंग स्टूडेंट हो, आपने अभी नर्सिंग पास आउट की है, नर्सिंग में आपने जीएनएम की है 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग की है 4 साल की, और आप अभी तक बेरोजगार हो, आप चाहते हो कि राजस्थान में आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करो, इसके अपोजिट आप जो है राजस्थान के सरकारी अस्पताल में आप काम करो, चाहे संविदा पर करो या फिर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से करो या किसी भी माध्यम से करो हो, जिसमें आपको आगे भविष्य आपका स्थिर हो सके, बोनस मिले आपको कार्यान्वयन का। आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, राजस्थान में नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो जब राजस्थान की किसी भी सरकारी योजना में, सरकारी संस्थानों में, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उनको 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% बोनस मिलता है, मतलब कार्यान्वयन का लाभ मिलता है, जिससे उनको जो है परमानेंट भर्तियों में एक प्राथमिकता मिलती है। तो इसी के आधार पर जो है दोस्तों बात करेंगे आगे की इस वीडियो में। यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए निविदा जारी हुई है। इसमें जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आपका सीधा चयन किया जाएगा बिना परीक्षा के। ठीक है, चयन कौन करेगा? चयन प्लेसमेंट एजेंसी आपकी करेगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो सरकार ने ठेका दिया है निविदा जारी करने के लिए कि प्लेसमेंट एजेंसी को हायर किया है, अब प्लेसमेंट एजेंसी जो है स्टाफ को हायर करेगी। इसमें बात करेंगे टोटल पद जो दिए गए हैं वो 206 पद है नर्सिंग स्टाफ के। नर्सिंग स्टाफ के काफ़ी सारे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 80 से 90 पद है। यानी एक ही जिले के एक ही हॉस्पिटल से, जयपुर जिले में तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महिला चिकित्सालय संगानेरी जो हॉस्पिटल है यहाँ से 80 स्टाफ यहाँ पर लिए जाएंगे, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब इसमें बात करेंगे आगे, तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्म योग्यता क्या रहेगी, आपकी सैलरी कितनी में मिलेगी, आपकी एज लिमिट आयु क्या रहेगी, आवेदन किस प्रकार से करोगे, एजेंसी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से करेगी, कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, पदों का वर्गीकरण और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार के पास और चिकित्सा विभाग के पास में जो है पावर रहती है कि उसके राजस्थान चिकित्सा ऊपर 1965 के नियम 27 के अकॉर्डिंग चिकित्सा विभाग और सरकार यहाँ पर जो है स्टाफ को हायर कर सकती है इमरजेंसी में, अर्जेंट आवश्यकता हो तो। जब तक परमानेंट भर्ती नहीं होती तो उसके अपोजिट यहाँ पर तुरंत पद बढ़ सकती है वो अस्थायी रूप से संविदा पर, कॉन्ट्रैक्चर पर। ठीक है, तो रूल 27 के अकॉर्डिंग यही होता है कि आपातकालीन नियुक्ति का अधिकार होता है जब अस्पताल में स्टाफ की कमी हो और मरीजों की सेवा प्रभावित हो रही हो, तो सरकार रेगुलर भर्ती का इंतजार किए बिना संविदा पर भर्ती कर सकती है। कभी बात करेंगे फुर्सत में इस नियम के बारे में। ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले नोटिस दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली आ जाएगी। और ये नोटिस जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ये देखिए टेलीग्राम चैनल, और ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ से भी आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे दोस्त बन सकते हो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर और हमसे फेसबुक पर जुड़कर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि आपसे एक शिकायत रहती है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं अभी और काफ़ी सारे वाले हम, है ना, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, जिससे आप भी यदि अभी तक बेरोजगार हो तो लग सको। तो उसके लिए आपको ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको वाइड कर लो इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से आपको वाइड कर लेना है और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर। ये देखिए नोटिफिकेशन, कोई सोच रहा हो कि फर्जी है तो ये नोटिफिकेशन मैं डाल भी दूंगा और मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें तारीख भी बता देता हूँ मैं। ये देखो, कार्यालय अधीक्षक सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर। ओके, तो ये जो है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी यानी RMRS के माध्यम से जो है ये भर्ती की जा रही है। अब RMRS क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक संस्था होती है ना, कमेटी होती है, इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर जुड़े हुए होते हैं और इनके पास एक फंड आता है RMRS के पास में। तो ये RMRS ही जो है भुगतान करती है किसको? स्टाफ को। ओके, ये चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको बता दूं तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए। क्या है देख लो, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सभी जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल सके और फिर आप मेरे से कुछ भी जानकारी जो है बाद में नहीं पूछ सकोगे, क्योंकि सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दे दूंगा। तो एंड तक इसकी मत करना, एक एक चीज़ गौर से सुनना, देखना, और बोनस टिप भी दूंगा वीडियो के एंड में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो, निविदा तकनीकी निविदा खोलने की तिथि और समय 27 फरवरी 2026 को 1 बजे जो है यहाँ पर एक प्लेसमेंट एजेंसी आएगी, उसको यहाँ पर टेंडर मिल जाएगा।
ठीक है। और गवर्नमेंट को टेंडर मिल जाएगा कि ये प्लेसमेंट एजेंसी को हम टेंडर देते हैं, ये प्लेसमेंट एजेंसी अब जो है स्टाफ भर्ती करेगी, इस चिकित्सालय के अंदर हमें स्टाफ भर्ती करके देगी। कितने तारीख को? 27 फरवरी को। कैसे जानकारी मिलेगी वो भी मैं आपको वीडियो के में बताने जा रहा हूँ, या फिर आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें लगातार मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो इसमें बात करेंगे अपन, यह जो नोटिफिकेशन है यह एक टेंडर निविदा है जो जारी किया गया है राजस्थान मेडिकल रेलवे सोसाइटी के माध्यम से। टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर प्लेसमेंट एजेंसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को हायर करने के लिए है, ताकि नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी और जो अन्य अस्पताल स्टाफ है उनको कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा बेसिस पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसमें सरकार खुद भर्ती नहीं करती, यह कोई प्राइवेट एजेंसी होती है वो भर्ती करती है, और एजेंसी टेंडर जीतने के बाद में हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ लगाएगी। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। इसमें मैं आपको पदों के वर्गीकरण के बारे में समझा देता हूँ। चलिए ये देखिए, इसमें 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल। उसका वर्गीकरण भी मैं आपको बता दूंगा कि इन तीनों में कौन कौन से स्टाफ आते हैं। पहले आप पद देख लो, उनकी योग्यता देख लो, उनकी संख्या देख लो, सैलरी कितनी मिलेगी वो देख लीजिए आप। ठीक है, ओके। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे पोस्ट आई है, तो इसमें बात करेंगे अपन। तो देखो, इसमें पोस्ट है, मैं आपको नर्सिंग ऑफिसर की बता देता हूं ताकि आपको सुकून आ जाएगा थोड़ा सा। 21वें नंबर पर देख लो आप, नर्सिंग ऑफिसर उच्च कुशल में है, यानी सबसे ऊंची पोस्ट है, 86 पोस्ट है। और चिकित्सालय में बजट मद संविदा सेवाओं से जो है यहाँ पर आपको इसमें पेमेंट मिलने वाला है। यदि ये बात करेंगे पेमेंट की, तो लगभग आपको 10,000 के अराउंड करीब आपको इसमें पेमेंट मिलेगा प्रति महीना। PF कटेगा वो अलग है, और SIC कटेगा वो अलग है। PF आप बाद में निकलवा सकते हो, SIC में आपको मेडिकल सुविधाएँ मिलेगी, यानी आप अपना इलाज करवा सकते हो अपनी फैमिली का और आपका। ठीक है, SIC एक कार्ड बनता है। SIC कार्ड, यदि आप राजस्थान की किसी भी सरकारी योजना में संविदा पर भी काम करोगे ना, तो आपका SIC कार्ड बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बात करेंगे और पोस्टें के बारे में। तो इसमें दोस्तों और पोस्टें भी दी गई है, जैसे टेलर कुशल की है, ऑटो क्लेव की भी है 6 पोस्टें, वार्ड बॉय वार्ड लेडी की है 28 पोस्टें है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी है भैया 3 पोस्टें। यदि बात करेंगे इनकी योग्यता के बारे में कि कोई चीज़ को लिया जाएगा, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर GNM और BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। हालांकि इसमें मुझे लगता है प्राथमिकता BSc नर्सिंग वालों को दी जा सकती है। और एक और चीज़ इसमें मैं है जो मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो के बीच में। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर देखिए 3 पोस्ट है, जिसमें जो जिनके पास अनुभव है 5 साल का 10 साल का, उनको लिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर उच्च कुशल 2 पोस्ट है, जिसमें ब्लड बैंक RMRS शाखा में भुगतान के लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना पड़ेगा, उस पर बैठना पड़ेगा। टेलीफोन ऑपरेटर की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर 11 पोस्ट है, जिसमें RMRS शाखा में भुगतान किया जाएगा। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की काफ़ी सारी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। विद्युत कार की भी है, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की भी है भैया कुशल 4 पोस्ट है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो ऑक्सीजन के प्लांट रहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको आपको रेगुलेटरी उनको करना पड़ता है संचालन, कि किस तरह से उनको संचालन करोगे, उनकी देखभाल करोगे, उनमें फिलिंग करोगे, रिफिलिंग करोगे, सभी चीज़ें आ जाती है। ओके, कुशल में स्वागत करता ड्राइवर की भी है, एम्बुलेंस आपको चलाना पड़ेगा, या फिर अन्य जो भी गाड़ियाँ होती है हॉस्पिटल्स के अंदर। हेल्पर की भी है, लिफ्ट ऑपरेटर यानी लिफ्ट के अंदर भी 7 पोस्टें हैं। मतलब काफ़ी सारी पोस्टें हैं भैया। हॉस्पिटल के अंदर जो जो स्टाफ की आवश्यकता होती है वो सभी पोस्टें यहाँ पर आपको बताई गई है। चलिए, तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड। चिकित्सालय प्रशासन को बिना अवगत कराए ठेकेदार किसी भी संविदा कार्मिक को चिकित्सालय में नहीं लगाए जाएंगे। यदि बिना पूर्व प्रशासन की अनुमति के ठेकेदार द्वारा किसी भी कर्मचारी को लगाया जाता है, तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। मतलब इसमें सीधा सीधा रोल प्लेसमेंट एजेंसी का नहीं होगा, यानी स्टाफ प्रशासन को भी इनको बताना होगा कि हम ये स्टाफ लगा रहे हैं। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा ठेका स्वीकृत किए जाने पर लगाए जाने वाले समस्त संविदा कार्मिकों के दस्तावेज चिकित्सालय से प्रशासन को एक प्रति में उपलब्ध करवाने होंगे। मतलब जो प्लेसमेंट एजेंसी डॉक्यूमेंट्स लेगी आप सभी से आपको लगाने के लिए, तो वो एक सेट जो है हॉस्पिटल्स में भी वो भेजेंगे। ठीक है, ताकि हॉस्पिटल वाले भी वो देखें कि कौन कौन स्टाफ आ रहा है, उनकी क्या क्या योग्यता है, वो सभी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके में अपन। तो ठेकेदार जो कार्य हेतु जिन कर्मचारियों को लगाएगा उनके नाम, पते और 2 फोटो आपको लेके जाना है। 15 दिन के अंदर जो है कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। समस्त संविदा कर्मियों को SIC कार्ड 1 महीने की अवधि में आपको मिल जाएगा। मैंने बोला था ना आपको SIC कार्ड आपको मिलेगा। इसमें SIC कार्ड में दोस्तों ये क्या सुविधाएं मिलती है आपको, आपका और आपका परिवार का इलाज फ्री मिल जाता है SIC प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, हालांकि वो आयुष्मान में मिल जाता है, वो अलग चीज़ है, फिर कभी बात करेंगे SIC के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी इन पर वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिल पा रहा, देखते हैं। चलिए, ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर संविदा कर्मियों को यूनिफॉर्म, परिचय पत्र यानी आपको ID उपलब्ध कराएंगे ये। ठीक है, और जो भी है ये देखो, ये सभी चीज़ें बात की बात में है, पहले आप लग तो जाओ। ओके,
अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें बताया है कि ये वैकेंसी है, निविदा है, केवल 1 वर्ष के लिए आमंत्रित है, किंतु ठेकेदार की सेवाएं संतोषप्रद होने पर यदि अधीक्षक सदस्य सचिव आवश्यक समझे तो जो है 6 महीने या फिर 1 महीने 1 साल जो है आगे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। संविदा कर्मियों जो लगाए जाएंगे उनको प्रतिदिन 24 घंटे प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन 8 बजे तक एक दिन कार्य दिवस माना जाएगा। एक दिन में 3 पारियाँ होगी नर्सिंग स्टाफ के लिए, 8 बजे से 2 बजे तक प्रथम पारी, 2 बजे से 8 बजे तक द्वितीय पारी और रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक तृतीय पारी। ये नर्सिंग स्टाफ के लिए है और अन्य स्टाफ के लिए है ना। बाकी 8 घंटे ड्यूटी जो भी है वो आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें आगे देखिए, निविदा में बताई गई संविदा कर्मियों की संख्या अनुमानित है, आवश्यकता के अनुसार इसमें पद बढ़ोतरी या पद को घटाया भी जा सकता है। ये चीज़ें हैं। समस्त जिम्मेदारी जो है वो ठेकेदार की रहेगी, इसमें ऐसा बताया गया है इनके द्वारा। एंड इसमें आगे देखो तो आगे इसमें बताया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य बात है, 55 नंबर पे ठेकेदार के उन संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित चिकित्सालयों में कार्य किया हो। मतलब इसमें उनको प्राथमिकता मिल सकती है जो पहले से स्टाफ यदि कार्यरत हो अभी वर्तमान में, या फिर पहले छोड़ चुके हो काम करके, तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिल पाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 55 नंबर का पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर जो है नोट कर सकते हो, नोटिस में रख सकते हो चीज़ें। बाकी तो कैसे क्या कुछ लगाना है वो मैं अभी आपको शुरू करने वाला हूँ। और ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान अनुबंधित श्रमिक EPF ESIC GST इन सभी एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब फर्जीवाड़े का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल लीगल तरीके से जो है प्योर एक्ट तरीके से ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर अपन अपनी तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, काफ़ी सारी वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये अगर मैं शुरू करता हूँ कि अगर यह टेंडर कोई एजेंसी जीतती है तो बाद में वही एजेंसी स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, हेल्पर, सफाई कर्मी आदि को लगाएगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की भर्ती, इन सभी भर्तियों का एडवर्टाइजमेंट अलग अलग से जारी करेगी, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें बात करेंगे आप वैकेंसी का पता कैसे करेंगे। तो टेंडर के बाद भर्ती की जानकारी यहाँ आती है। मान लो एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है कोई, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लोकल न्यूज़पेपर मतलब जो है आप अखबार पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। और हॉस्पिटल की नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी, यानी आप सांगनेरी गेट पे महिला चिकित्सालय है वहाँ चले जाना, या CMH ऑफिस में चले जाना, वहाँ पर नोटिस बोर्ड में जो है चस्पा कर दी जाती है जानकारी, या फिर जॉब पोर्टल पर, या फिर जो है आप सीधा प्रोक्यूरमेंट जो वेबसाइट होती है वहाँ चले जाना। अब इन सब का तोड़ तो यार आप इतना दिमाग कहाँ लगाओगे, तो आप सीधा हमसे ही जुड़ जाना ना, हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है संविदा की। इसमें आप अप्लाई जो है अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन एजेंसी के माध्यम से जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। चलिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्स की जानकारी सबसे पहले निकलती है, तो पता कैसे चलेगा। सबसे पहले दोस्तों ठेका मिलेगा प्लेसमेंट एजेंसी को, जो कि राज ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर आपको, राजकाज पोर्टल पर आपको पता चल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो, कोई एक्सपर्ट तो देख लेना कि कौन सी एजेंसी को ठेका मिला, इस वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेप 2, टेंडर किस एजेंसी ने जीता। तो टेंडर जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पता कैसे चलेगा, आपको पता ही नहीं चल पा रहा हो, तो आप क्या करोगे, राज ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर जाना गूगल पर, और वहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर लेना राज ई प्रोक्यूरमेंट, इस पर जाना, वेबसाइट खोलना, मेन्यू में जाना, वहाँ पर पब्लिक टेंडर अवार्डेड में जाना और बिड अवार्डेड में चले जाना, है ना। और सर्चिंग में डाल देना डिपार्टमेंटल मेडिकल हेल्थ, और लोकेशन इसमें तो सलूम्बर है, ये मत डालना, आप डाल देना जयपुर, है ना, या फिर 12 जिला, या आपके ज़िले में हो कोई तो वो डाल देना। और टेंडर ID डाल देना। टेंडर ID आपको नोटिफिकेशन में से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वहाँ पर आपको एजेंसी का नाम, उसकी मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी और उसका एड्रेस मिल जाएगा। जब आपको एजेंसी का नाम मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो फिर आप सीधा एजेंसी के पास चले जाना अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना रिज्यूम लेकर, और वहाँ पर जो है अप्लाई कर देना। बात करेंगे आगे राजकाज पोर्टल पर। इसके लिए यार काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। देखो दूसरा ऑप्शन भी यही है, राजकाज पोर्टल पर जाओ, वहाँ पर वेबसाइट खोलो, है ना, या फिर एजेंसी से सीधा कॉन्टैक्ट कर लो, मोबाइल नंबर मिल जाए तो सबसे बेटर बेस्ट चीज़ यही है। आगे बात करेंगे राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, है ना। इसमें देखो इस टेंडर में कौन कौन से पद पोस्ट होते हैं। तो बात करें आगे अगर अपन, तो देखो मैं बता देता हूँ। आप में जो है हालांकि इतना नहीं है, ये जो जयपुर की वैकेंसी है इसमें तो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के, वार्ड बॉय के और सफाई कर्मचारी के है, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन ये नहीं है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी है। सैलरी, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर हमें सैलरी कौन देगा यदि हम इसमें लग जाएंगे तो। अरे मैं बता देता हूँ, पेमेंट आपको सीधा हॉस्पिटल या एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा, RMRS फंड के माध्यम से। अब आप पूछोगे सर RMRS फंड क्या है, चलिए वो भी बता देता हूँ। देखो एजेंसी आगे जो है उस पेमेंट, जो पेमेंट आएगा वो स्टाफ को देगी सैलरी, है ना।
एजेंसी। अब सैलरी में क्या कराएगा आपका ईपीएफ प्रोवाइडेड फंड आपको मिलने वाला है, एसआईसी है ना, ये आपको मिलेगा, मेडिकल जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, इंश्योरेंस मिलेगा, और बोनस बोनस भी आपको इसमें मिलने वाला है भैया। बोनस इसमें आपको मिलेगा 10, 20, 30, यूनिफॉर्म, आईडी, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी। बात करेंगे आगे तो योग्यता क्या क्या रहेगी। तो योग्यता के लिए आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। वार्ड बॉय के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने आरएसआईटी का कोर्स कर रखा हो, या टेली का कोर्स कर रखा हो, या कोई दूसरा कोर्स कर रखा हो कंप्यूटर का, वो जो है चल जाएगा। ओके। अब नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आरएनसी में, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन। यदि आपका किसी का एक्सपायर हो चुका है तो भैया वो जो है हमसे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में एंड में कि आप मेरे से कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं आपको सभी तरफ से हेल्प करूँगा। पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना पड़ेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, और जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10, 12 नर्सिंग की सभी मार्कशीट, नर्सिंग की डिग्री, डिप्लोमा, वो भी आपको चाहिए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन जो है एजेंसी द्वारा किया जाएगा। प्रोसेस में आपको शामिल होना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप भरते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, फिर उसके बाद में आपकी छटनी होगी, वो आपको बुलाएंगे फ़ोन करके, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वो जांचेंगे, फिर आपकी योग्यता चेक की जाएगी। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस किया जाएगा, यानी आपको प्राथमिकता देंगे वो। ओके। इंटरव्यू या स्किल भी हो सकता है, वो एजेंसी के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, और फाइनल आपको पोस्टिंग मिल जाएगी भैया, मज़ा आ जाएगा। फॉर्म कैसे भरेंगे तो फॉर्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स है ना, ये देखो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको चाहिए होगा यहाँ पर, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको फॉर्म होगा। एजेंसी के लिए जो नियम है वो बहुत सारे नियम इस पर लगाए गए हैं। एपीएफ एक्ट, एएसआईसी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ओके। पेमेंट समय पर देना होगा। स्टाफ रिप्लेसमेंट 24 से 48 घंटे में कारण अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। किसी भी स्टाफ की सर्विस टर्मिनेट करने का अधिकार आरएमआरएस के पास होगा। ओके। और मैं आपको बता दूं, हर महीने आपकी सैलरी आएगी कितने तारीख को, 7 तारीख को आपके अकाउंट में टुक बच जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की प्रवृत्ति परमानेंट जॉब नहीं है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के साथ होगा, और ड्यूटी होली हॉस्पिटल अनुसार नॉर्म्स आपके रहने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा, सर ठीक है आपने बहुत कुछ समझा दिया, हमें पेमेंट भी मिलेगा आरएमआरएस के फंड के माध्यम से, लेकिन आरएमआरएस फंड क्या है, क्या मतलब होता है, मैं बता देता हूँ। आरएमआरएस की फुल फॉर्म होती है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। ये एक सोसाइटी है, इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर जुड़े रहते हैं, जैसे अधिकारी भी जुड़े रहेंगे, तो कोई संस्था भी जुड़ी रहेगी फंड देने वाली, या साथ में कोई नेता भी जुड़े रहेंगे, कोई दानवीर रहेगा, स्वैच्छिक कोई इंसान होगा, वो भी जुड़े रहते हैं, है ना। 8-10 मेंबर जुड़े रहते हैं जो पेमेंट देते रहते हैं इस सोसाइटी को, और ये सोसाइटी अपन को पेमेंट देती रहती है ना। इस तरह से काम चलता है। चले आगे बात करते हैं आरएमआरएस क्या है। हर सरकारी अस्पताल, जैसे बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएससी कोई होता है सलूम्बर का, बारा जिले का, कोटा जिले का, या जी है ना, तो वहाँ पर जो है एक लोकल समिति बनाई जाती है जिसे आरएमआरएस कहते हैं, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी समिति। इस समिति में कौन कौन शामिल होता है, जैसे एसडीएम होता है लोकल, जो वहाँ का एसडीएम होता है, बीएमओ होता है, हॉस्पिटल इंचार्ज होता है, या बीसीएमओ मान लो, लोकल प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, यानी कोई नेता, विधायक, सांसद होता है, या कोई नेता, छुटमुट नेता होता है, जिलाध्यक्ष होता है, मेडिकल ऑफिसर कोई डॉक्टर होता है सीएससी का वो, और अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्यों के द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसे कहते हैं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। बहुत बड़ी पिक्चर है इसके ऊपर भी, कभी मूड बना, मेरा टाइम मिला तो पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आरएमआरएस क्या चीज़ है। अब देखो आपको क्या मतलब है आरएमआरएस से, यार मैं फिर भी समझा रहा हूँ। देखो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करूँ अपने नर्सिंग के अभ्यर्थियों को। जानकारी लो, जिन वीडियो से आपको जानकारी मिले उन चैनलों से जुड़ो। ये जो फर्जी चैनल चल रहे हैं आजकल यूट्यूब पर, जो कोई वैकेंसी आई 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बना दी है, हर कुछ उसमें बोल दिया, ऐसे मज़ा थोड़ी आता है। डिटेल से जो समझाए उसके साथ जुड़ो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी वहाँ से। अब आगे देखो आरएमआरएस फंड में पैसा कहाँ से आता है, तो पेशेंट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी जो मरीज आएंगे ना हॉस्पिटल में, वो जो फीस देंगे, वो पर्ची कटाएंगे, उन फीस का पैसा, लैब की जो टेस्ट फीस होती है उनका पैसा, एक्सरे सोनोग्राफी की फीस होगी, प्राइवेट वार्ड चार्जेस, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, है ना, अदर जो भी यूज़र चार्जेस होंगे, ये सभी के जो छुटमुट पैसा आता है, इन सभी को पैसा कलेक्ट करके जो ये जब पैसा जाता है आरएमआरएस फंड में, समिति में, फिर नेता भी पैसे देते हैं, अन्य वो भी पैसा देते हैं, कोई संस्था पैसा देती है, और फिर जो टोटल पैसा हो जाता है वो फिर हर महीने
महीने जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टाफ में। ओके, या हॉस्पिटल का एक लोकल मेंटेनेंस और सर्विस इंप्रूवमेंट फंड होता है। RMRS फंड का उपयोग कहाँ होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ होती है उनकी सैलरी के ऊपर, सफाई व्यवस्था के ऊपर, सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर, इक्विपमेंट रिपेयर के ऊपर, फर्नीचर परचेस के ऊपर, बिजली पानी व्यवस्था के ऊपर, आउटसोर्सिंग स्टाफ पेमेंट के ऊपर। आपके टेंडर में इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल जो है RMRS एजेंसी को पेमेंट देगा और एजेंसी आपको पेमेंट देगी, सैलरी देगी। हर महीने की 7 तारीख को पैसा मिलेगा यदि आप इस वैकेंसी के अंदर लगते हो तो। सांगनेरी जो अस्पताल है, महिला अस्पताल, मतलब सैलरी जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं बल्कि हॉस्पिटल के RMRS फंड से आएगी। ठीक है, बोनस 100% इसमें आपको मिलने वाला है दोस्तों। आगे बात करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई ना। RMRS फंड को मैनेज कौन करता है? तो RMRS फंड जो है एक कमेटी होती है CSC SDS DH में, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या CSC पर। अध्यक्ष चेयरमैन होता है, इसमें एक सचिव होता है, इसमें BMO अध्यक्ष होता है, SDM BMO हॉस्पिटल इंचार्ज, कोषाध्यक्ष अकाउंट ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर, अन्य सदस्य नर्सिंग इंचार्ज होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, NGO मेंबर। RMRS फंड का बैंक अकाउंट जो है वो होता है हॉस्पिटल के नाम से ही ऑपरेट होता है वो। ठीक है, मान लो कोई आपके गाँव में CSC है तो CSC के नाम से ही जो है उसका फंड आपके पास आएगा। जॉइंट सेक्रेटरी, है ना। अब तो मैं भी थक गया हूँ यार। चलिए बात करते हैं RMRS फंड खर्च कैसे होता है। कमेटी मीटिंग होती है, प्रपोजल पास होगा, है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनती है, फिर पेमेंट अप्रूव होता है और अप्रूव के आधार पर जो है फिर आपके पास पेमेंट रिलीज़ हो जाता है और स्टाफ के पास सैलरी आ जाती है। ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। टेंडर कैसे होगा ना, एजेंसी भर्ती कब करेगी? जब इसको ठेका मिल जाएगा ना उसके 7 से 30 दिन के अंदर। अब मान के चलो ये जो जयपुर की वैकेंसी है सांगनेरी वाली, इसका टेंडर मैंने कितनी तारीख को बताया था आपको? 27 तारीख को। तो उसके मान लो 27 फरवरी है ना, तो 27 फरवरी के बाद 15 दिन 20 दिन 30 दिन मान लो, इसके बीच में स्टाफ को लेना शुरू कर देंगे, है ना। नोटिफिकेशन निकलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप अपने स्तर पर पता कर सकते हो नोटिफिकेशन का, और एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। मैं आप आगे बात करता हूँ आपको। ये तो हो गई सभी चीज़ें। लो मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। इस वैकेंसी में दोस्तों 3 श्रेणी में पदों को बांटा गया है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और कुशल, 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो इसमें दोस्तों देखो, अकुशल श्रेणी में 62 स्टाफ लिए जाएंगे, अर्धकुशल में 16, कुशल श्रमिक में 21 और उच्च कुशल श्रमिक में 107 स्टाफ लिए जाएंगे। टोटल 206 पोस्ट है ना। 206 पोस्ट पर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पद निकाले गए हैं। यदि बात करेंगे अपन तो अकुशल श्रमिक अनस्किल्ड में 62 पद है, जिसमें वार्ड बॉय है, स्वीपर है, हेल्पर है, पियोन है, आया है, सिक्योरिटी गार्ड है और हाउस कीपिंग स्टाफ है ना। ये जो है अकुशल में आएंगे। अटेंडर है। अर्धकुशल में देखो, अर्धकुशल में सेमी स्किल्ड में जो है लैब टेक्नीशियन, ECG, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट आएंगे। ये सेमी स्किल्ड में आ गए। बात करेंगे अपन उच्च कुशल में, हाईली स्किल्ड में, तो हाईली स्किल्ड में दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स आ जाएंगे, ANM, GNM, कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाएंगे, अकाउंटेंट, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन और अदर टेक्निकल मेडिकल स्टाफ आ जाएंगे। ओके, ग्रांड टोटल मैंने आपको बता दिया। ग्रांड टोटल इसमें टोटल 206 पदों के माध्यम से जो है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट जरूर करना। कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ ड्रॉप कीजिए उस कमेंट को। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए ताकि उसका रिप्लाई हम कर सकें और सभी जो लोग जो है उस रिप्लाई को देख सकें। बाकी तो कल की वीडियो भी देख लेना, 12 जिले की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है एक्सप्लेनेशन दिए थे आप सभी को कि क्या कुछ चीज़ें इसमें रहेगी, रहने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निविदा जारी की गई है, इसमें आपको स्टाफ लिए जाएंगे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। आज में आप ज़रूर लगिए और लगने से फ़ायदा यही है कि आपको सैलरी भी मिलेगी। सरकारी संस्था, सरकारी अस्पताल में काम करने का एक ठप्पा आपके ऊपर लग जाएगा कि आप सरकारी अस्पताल में काम करते हो। तीसरा फ़ायदा आपको ESIC मिल रहा है, मतलब मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। चौथा PF कटेगा। पाँचवा बोनस मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की आपकी, है ना। यदि आप बेरोजगार हो तो आपको बोनस मिलेगा, 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30। बोनस सिर्फ नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को ही मिलता है। वार्ड बॉय, स्वीपर, प्लम्बर, सफाई कर्मी, गार्ड, इनको नहीं मिलता, है ना। कार्य अनुभव का लाभ बोनस। चलो तो एंड में मैं आपके लिए सुकून भरी चीज़ बता देता हूँ। सलीश कंसल्टेंसी सर्विस SCS से आप जुड़ जाना, क्योंकि आप सभी को इसमें दिमाग पक जाएगा कि कौन सी एजेंसी ढूंढे, क्या जानकारी मिले। SCS सर्विस ज्वाइन कर लो हमारी। इसमें हम इसमें क्या है, हम आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगी और आप हमसे सीधा कॉल पर बातचीत कर सकते हो कभी भी। ये हमारे WhatsApp नंबर दे रखे हैं, कृपया करके कॉल नहीं करें। आप हमारी SCS सर्विस ज्वाइन करोगे तभी हम आपका कॉल अटेंड करेंगे। ज्वाइन करने के लिए क्या
क्या करना है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर ही आपको जॉइन SCS लिखकर भेज देना है व्हाट्सअप पर। आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएंगे। कुछ पेमेंट आपको इसमें जो है हमें देना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको 1 साल के लिए हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आप हमसे बातचीत कर सकते हो। काफ़ी सारे मेंबर जो है जिन्होंने भाग लिया है और ये सर्विस लगातार चले जा रही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।